सामान्य अध्ययन MCQs हिंदी पाठ 121। पहला प्रश्न। एक निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. आधार मेटाडेटा को 3 महीने से अधिक संग्रहित नहीं रखा जा सकता है। 2. राज्य निजी निगमों कॉरपोरेशंस से आधार डेटा को साझा करने के लिए कोई अनुबंध नहीं कर सकता। 3. आधार बीमा उत्पादों को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। 4. आधार भारत की संचित निधि से हितलाभ प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ए. केवल 1 और 4। बी. केवल 2 और 4। सी. केवल 3। डी. केवल 1, 2 और 3। इस प्रश्न का उत्तर है बी। आधार मेटाडेटा को 3 महीने से अधिक संग्रहित रखने का प्रावधान नहीं है, परंतु यह आमतौर पर डेटा संरक्षण से संबंधित है, जो सभी पर लागू नहीं होता। राज्य निजी निगमों से आधार डेटा साझा करने के लिए अनुबंध नहीं कर सकता, क्योंकि आधार डेटा की सुरक्षा और गोपनीयता की गारंटी महत्वपूर्ण है। आधार बीमा उत्पादों को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य नहीं है, यह वैकल्पिक है। आधार भारत की संचित निधि से हितलाभ प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है, जैसे कि सरकार की सब्सिडी और योजनाओं में। अगला प्रश्न। 2 राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियां किस क्षेत्र में हैं? ए. नई अखिल भारतीय सेवाएं गठित करने के विषय में। बी. संविधान में संशोधन करने के विषय में। सी. सरकार को हटाने के विषय में। डी. कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने के विषय में। इस प्रश्न का उत्तर है बी। राज्यसभा और लोकसभा दोनों को संविधान में संशोधन करने की समान शक्तियां प्राप्त हैं। संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत किसी भी संविधान संशोधन विधेयक को दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा से पारित करना होता है। यदि विधेयक दोनों सदनों से बहुमत से पारित हो जाए तो राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति प्राप्त होती है। इस प्रक्रिया में राज्यसभा को भी लोकसभा के समान भूमिका और शक्ति प्राप्त है, जिसके कारण संविधान संशोधन के विषय में दोनों सदनों की समान स्थिति होती है। अगला प्रश्न। 3 संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना एम्प्लाड्स के अंतर्गत निधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? 1. एम्प्लाड्स निधियां टिकाऊ परिसंपत्तियों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा आदि की भौतिक आधारभूत संरचनाओं के निर्माण में ही प्रयुक्त हो सकती हैं। 2. प्रत्येक सांसद की निधि का एक निश्चित अंश अनुसूचित जाति जनजाति जनसंख्या के लाभार्थ प्रयुक्त होना आवश्यक है। 3. एम्प्लाड्स निधियां वार्षिक आधार पर स्वीकृत की जाती हैं और अप्रयुक्त निधि को अगले वर्ष के लिए अग्रेनित नहीं किया जा सकता। 4. कार्यान्वित हो रहे सभी कार्यों में से कम 10% कार्यों का जिला प्राधिकारी द्वारा प्रति वर्ष निरीक्षण अनिवार्य है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए. केवल 1 और 2। बी. केवल 3 और 4। सी. केवल 1, 2 और 3। डी. केवल 1, 2 और 4। इस प्रश्न का उत्तर है डी। एम्प्लाड्स निधियां टिकाऊ परिसंपत्तियों के निर्माण में ही उपयोग की जा सकती हैं, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा आदि के लिए भौतिक आधारभूत संरचनाएं। प्रत्येक सांसद की निधि का एक निश्चित अंश अनुसूचित जाति जनजाति जनसंख्या के लाभार्थ होना अनिवार्य है। एम्प्लाड्स निधियां वार्षिक आधार पर स्वीकृत होती हैं, परंतु अप्रयुक्त निधि को अगले वर्ष के लिए अग्रेनित किया जा सकता है। यह कथन गलत है। कार्यान्वित हो रहे कार्यों का कम से कम 10% जिला प्राधिकारी द्वारा निरीक्षण किया जाना अनिवार्य है। यह सही है। अगला प्रश्न। 4 निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है? ए. शोषण के विरुद्ध अधिकार। बी. स्वतंत्रता का अधिकार। सी. सांविधानिक उपचार का अधिकार। डी. समता का अधिकार। इस प्रश्न का उत्तर है डी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। यह अनुच्छेद समता का अधिकार के अंतर्गत आता है, जो यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी नागरिक के साथ जाति, धर्म, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके तहत अस्पृश्यता या नीच जातियों के साथ भेदभाव के खिलाफ सख्त प्रावधान है।
अनुच्छेद 17 भी अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए अस्पृश्यता को अपराध मानता है और इसका उल्लंघन दंडनीय है। अगला प्रश्न 5 भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किससे व्यादेशित है? ए. संविधान की उद्देशिका द्वारा। बी. राज्य की नीति के निदेशक तत्व द्वारा। सी. 7वीं अनुसूची द्वारा। डी. परंपरागत व्यवहार द्वारा। इस प्रश्न का उत्तर है बी। भारत में न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण संविधान की उद्देशिका या 7वीं अनुसूची से नहीं, बल्कि राज्य की नीति के निदेशक तत्वों डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी द्वारा व्यादेशित है। अनुच्छेद 50 में यह प्रावधान है कि राज्य को न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच पृथक्करण सुनिश्चित करना चाहिए। यह राज्य की नीति के निदेशक तत्वों का हिस्सा है जो सरकार को दिशा प्रदान करते हैं। हालांकि संविधान में न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण की स्पष्ट आवश्यकता नहीं दी गई है, लेकिन यह नीति दिशा में है। अगला प्रश्न 6 वित्त मंत्री संसद में बजट प्रस्तुत करते हुए उसके साथ अन्य प्रलेख भी प्रस्तुत करते हैं, जिनमें बृहद आर्थिक रूपरेखा विवरण दी मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट भी सम्मिलित रहता है। यह पूर्वोक्त प्रलेख निम्न आदेशन के कारण प्रस्तुत किया जाता है। ए. चिरकालिक संसदीय परंपरा के कारण। बी. भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 तथा अनुच्छेद 110(1) के कारण। सी. भारत के संविधान के अनुच्छेद 113 के कारण। डी. राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के प्रावधानों के कारण। इस प्रश्न का उत्तर है डी। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन FRBM अधिनियम 2003 के तहत वित्त मंत्री को संसद में बजट प्रस्तुत करते समय बृहद आर्थिक रूपरेखा विवरण दी मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इस विवरण में आर्थिक वृद्धि दर, मुद्रास्फीति दर, राजकोषीय घाटा और अन्य आर्थिक संकेतक जैसे बुनियादी आर्थिक मापदंडों का विश्लेषण होता है। यह अधिनियम सरकार को वित्तीय प्रबंधन के लिए उत्तरदायी बनाए रखने के उद्देश्य से पारित किया गया था। अगला प्रश्न 7 परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है। ए. विधानमंडल द्वारा सरकार। बी. लोकप्रिय सरकार। सी. बहुदलीय सरकार। डी. सीमित सरकार। इस प्रश्न का उत्तर है डी। संवैधानिक सरकार का अर्थ है एक ऐसी सरकार जो संविधान द्वारा निर्धारित सीमाओं और कानूनों के तहत कार्य करती है। यह सरकार अपने अधिकारों और कर्तव्यों को संविधान से प्राप्त करती है और संविधान में निहित नियमों और प्रावधानों का पालन करती है। इसका उद्देश्य सत्ता के दुरुपयोग को रोकना और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना होता है। सीमित सरकार में सत्ता की सीमा तय होती है और यह शासन संविधान द्वारा निर्धारित सिद्धांतों और संस्थाओं के भीतर संचालित होती है। अगला प्रश्न 8 मूल अधिकारों के अतिरिक्त भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा से भाग मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा 1948 यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 के सिद्धांतों एवं प्रावधानों को प्रतिबिंबित करते हैं? 1. उद्देशिका। 2. राज्य की नीति के निदेशक तत्व। 3. मूल कर्तव्य। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए. केवल 1 और 2। बी. केवल 2। सी. केवल 1 और 3। डी. 1, 2 और 3। इस प्रश्न का उत्तर है डी। भारत के संविधान के 3 महत्वपूर्ण भाग उद्देशिका, राज्य की नीति के निदेशक तत्व और मूल कर्तव्य मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा 1948 के सिद्धांतों और प्रावधानों को प्रतिबिंबित करते हैं। एक उद्देशिका में लोकतंत्र, समानता और मानवाधिकारों के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है। 2. राज्य की नीति के निदेशक तत्व में समाज में न्याय, समानता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। 3. मूल कर्तव्य नागरिकों को अपने अधिकारों का सम्मान करने और समाज के कल्याण में योगदान देने के लिए प्रेरित करते हैं, जो मानवाधिकारों के समर्पण को बढ़ावा देता है। अगला प्रश्न 9. भारत में विधिक सेवा प्रदान करने वाले प्राधिकरण लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज निम्नलिखित में से किस प्रकार के नागरिकों को निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान करते हैं? 1 लाख से कम वार्षिक आय वाले व्यक्ति को। 2 लाख से कम वार्षिक आय वाले ट्रांसजेंडर को।
3 लाख से कम वार्षिक आय वाले अन्य पिछड़े वर्ग ओबीसी के सदस्य को। 4 सभी वरिष्ठ नागरिकों को। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 2, बी केवल 3 और 4, सी केवल 2 और 3, डी केवल 1 और 4। इस प्रश्न का उत्तर है ए। भारत में विधिक सेवा प्राधिकरण लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज निःशुल्क विधिक सेवाएं उन नागरिकों को प्रदान करते हैं जिनकी वार्षिक आय निम्नलिखित सीमा से कम हो। 1 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाले व्यक्ति। 2 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाले ट्रांसजेंडर। यह प्रावधान विधिक सेवाओं के सुलभता को सुनिश्चित करने के लिए है ताकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को न्याय का अधिकार मिल सके। अन्य पिछड़े वर्ग ओबीसी और वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह विशिष्ट सीमा नहीं लागू होती। अगला प्रश्न 10 निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय समझौता बटा संगठन। विषय 1 अल्मा-आटा घोषणा लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल। 2 हेग समझौता जैविक एवं रासायनिक शस्त्र। 3 तलानोआ संवाद वैश्विक जलवायु परिवर्तन। 4 अंडर 2 गठबंधन बाल अधिकार। उपर्युक्त में से कौन सा से युग्म सही सुमेलित है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 4, सी केवल 1 और 3, डी केवल 2, 3 और 4। इस प्रश्न का उत्तर है सी। अल्मा-आटा घोषणा 1978 स्वास्थ्य देखभाल के अधिकार और सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा के महत्व पर केंद्रित है जो लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल से संबंधित है। हेग समझौता जैविक और रासायनिक शस्त्रों से संबंधित नहीं है, बल्कि यह न्यायिक सहयोग और अपराधी प्रत्यर्पण पर केंद्रित है। तलानोआ संवाद 2018 वैश्विक जलवायु परिवर्तन के बारे में बातचीत और समर्पण की प्रक्रिया है। अंडर 2 गठबंधन बाल अधिकारों से संबंधित नहीं है, बल्कि यह जलवायु परिवर्तन के खिलाफ वैश्विक संघर्ष से जुड़ा है।